नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आईआर जीके क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पशु परिचर जो पार्ट बी है उसकी जो एमसीक्यू सीरीज है उसको अपन ने प्रारंभ कर रखा है और उसकी अपनी आज 7वीं क्लास रहेगी। और आज अपनी 7वीं क्लास में जो टॉपिक रहने वाला है वो है ऊन कतरन एवं बाहर ढोने वाले जो पशु होते हैं उनकी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड आज अपन ने कम से कम 25 प्रश्नों को लिया है। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन 25 प्रश्नों को लिया गया है। अब बात करें तो इससे पहले अगर आपने क्लासें नहीं देखी है तो एक बार सभी साथियों को शेयर भी कर दे और उन क्लासों को भी जरूर देखें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन पा रहे थे वो सभी प्रश्नों को अपन कवर करवा रहे हैं। और दो एमसीक्यू सीरीज चलाई है अपन ने, एक तो जो नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं उनकी, और एक है पशु परिचर भर्ती की जो पार्ट बी की है, उसमें जो पशुपालन से रिलेटेड जो जो टॉपिक आ रहे हैं उन सभी को अपन कवर करवा रहे हैं। तो सेशन स्टार्ट होने से पहले आप लोग सभी के सभी लोग जो भी देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर कर दें इसको। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है कि राजस्थान में बात करें, अपन आज का अपना पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में भार ढोने वाली उपयुक्त नस्ल कौन सी है। राजस्थान में भार ढोने वाली उपयुक्त नस्ल है तो बात करें मारवाड़ी नस्ल, नागौरी नस्ल, गिर या सोनाड़ी। यहाँ एक्चुअली बात की राजस्थान भार ढोने वाली उपयुक्त नस्लों के बारे में पूछा गया है। तो नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं उनकी बात करें, या एक्चुअल में यहाँ प्रॉपर वे में बात की नागौरी भैंस की बात कर लो, नागौरी बैल की बात कर लो या गाय की बात कर लो, तो जो नागौरी नस्ल के होते हैं उनकी जो भी नस्ल होती है, चाहे मोस्ट ऑफ से देखा जाए नागौरी बैल है, नागौरी भैंस है, तो वो भार ढोने के लिए काफी उपयुक्त तो माना जाता है। तो ऑप्शन बी रहने वाला है अपने नागौरी। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा अपने पास में नागौरी। तो ऑप्शन बी है नागौरी नस्ल। ये जो नागौरी नस्ल के चाहे बैल आए ये या भैंस आए, गाय आए, तो उनकी बात करें तो उपयुक्त नस्ल मानी जाती है भार ढोने के लिए। तो ऑप्शन बी रहेगा अपने सामने, नागौरी नस्ल से रिलेटेड अपन बात करेंगे। फिर आज का अपना दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो प्रश्न रहेगा उसमें है मारवाड़ी नस्ल की भेड़ ऊन साल में कितनी बार देती है। बात कही गई है मारवाड़ी नस्ल की। जो मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है वो भेड़ जो ऊन देती है वो साल में कितनी बार देती है, ये पूछा गया है कि एक वर्ष में, है ना, एक साल में कितनी बार जो भेड़ होगी ऊन देगी। एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार, यानी ऊन कतरन कर सकते हैं अपन साल में। तो अगर अपन बात करें तो साल में 2 बार उनका ऊन कतरन कर सकते हैं। ऑप्शन बी रहेगा अपना आंसर, वर्ष में 2 बार, है ना। अपन ऐसे कह सकते हैं इसको, वर्ष में 2 बार ऊन काटा जाता है। किस नस्ल की बात हो रही है? तो जो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें होती है उनकी बात कर रहे हैं। फिर आज का अपना प्रश्न नंबर तीसरा है। प्रश्न नंबर तीसरे की बात करें तो जैसलमेरी भेड़ से वर्ष में कितनी ऊन प्राप्त होती है। जो जैसलमेरी भेड़ होती है उनकी बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन है अपने, ऑप्शन ए है अपने सामने, तो ये हो जाएगा 1.5 किलो से लगभग 2.5 किलो के बीच में, 1.5 से 2.345 किलो तक है। फिर ऑप्शन बी है अपने सामने, ऑप्शन बी है वो है 5 से 6 किलो। ऑप्शन सी है 1 किलो और 825 ग्राम, यानी लगभग ये 2 किलो के आसपास, और ये लगभग 3 किलो 175 ग्राम के आसपास। 1 किलो 825 ग्राम और 3 किलो 125 ग्राम के आसपास बात करें। 2 किलो 321 ग्राम या फिर 3 किलो 241 ग्राम, ये अपने सामने 4 ऑप्शन है। तो इनमें से बात करें जैसलमेरी भेड़ से वर्ष में कितनी ऊन प्राप्त होती है, यहाँ रहेगा ऑप्शन सी अपने लिए सही रहेगा कि जैसलमेरी भेड़ से जो होती है वो 1 किलो 825 ग्राम से लेके 3 किलो, यानी 1.5 किलो से लेके 3 किलो के बीच में एवरेज इनका ऊन उत्पादन रहता है एक बार में। नेक्स्ट है, किस भेड़ की ऊन महीन, मध्यम से उत्तम किस्म की होती है। एक तो अगर बात करें तो वो महीन है, पतली होती है काफी, फिर मध्यम होती है, मध्यम भी हो सकती है, और मध्यम से लेके वो उत्तम प्रकार तक की भी हो सकती है। तो ये पूछा गया है मारवाड़ी नस्ल, मालपुरा, चोकला या सोनाड़ी। 4 ऑप्शन है अपने पास कि किस भेड़ की जो ऊन होती है महीन यानी पतली है, मध्यम से लेके उत्तम किस्म तक की हो सकती है, मारवाड़ी, मालपुरा, चोकला, सोनाड़ी। तो इसमें बात करें ऑप्शन जो सी है चोकला,
ठीक है। चोकला जो भेड़ होती है उसकी ऊन होती है वो महीन होती है, काफी बारीक होती है, पतली मानी जाती है, मध्यम से लेकर उत्तम किस्म तक की हमें प्राप्त हो सकती है। तो चौथे का ऑप्शन रहेगा सी, चोकला। फिर अपन बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है, चोखला भेड़ से प्रश्न पूछा गया है कि चोखला भेड़ से प्रति वर्ष कितनी ऊन प्राप्त होती है। तो अगेन चोखला भेड़ से जो प्रति वर्ष ऊन है वो आपकी होती है 2.5 से 3 किलो के बीच में। कितनी रहेगी? 2.5 से 3 किलो के बीच में ये ऊन उत्पादन रहेगी। नहीं, एक्चुअल में ये नहीं रहेगा, ये रहे चोखला भेड़ पूछा गया है तो 2 किलो, डेढ़, ये रहेगा ऑप्शन बी रहेगा आपका। 1.5 किलो से बात करें, ठीक है, 1.5 ग्राम यानी 1.5 किलो से लेके अपन बात करें 2.5 ग्राम यानी 2.5 किलो तक, तो ऑप्शन बी रहेगा चोखला भेड़। ऑप्शन बी रहेगा आपके सामने। चोखला भेड़ से प्रतिवर्ष कितनी ऊन प्राप्त होती है? चोखला भेड़ से 1.5 किलो से 2 किलो और 1 किलो 500 ग्राम से लेके 2 किलो 500 ग्राम तक, 2 किलो से लेके 3 किलो या 2.5 किलो से लेके 3.5 किलो के बीच में बात करें तो ऑप्शन बी है अपने सामने, ये रहेगा 1 किलो 500 ग्राम से लेके 2 किलो 500 ग्राम तक यानी 1.5 से 2.5 किलो चोखला भेड़ होती है, वो ऊन कतरन देती है एक बार में। फिर नेक्स्ट बात करें, प्रश्न नंबर छठा है अपने सामने, प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं कि किस भेड़ की ऊन उत्तम किस्म की कालीन बनाती है। उत्तम किस्म की कालीन बनाते हैं तो ये है मारवाड़ी, मालपुरा, चोखला और सोनाड़ी। ठीक है, एक है अपने मारवाड़ी, मालपुरा, चोखला और सोनाड़ी। तो किस भेड़ की ऊन से उत्तम किस्म की कालीन बनाई जाती है? क्या बनाई जाती है? कालीन। तो ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पे सी, ऑप्शन सी रहेगा ये चोखला। चोखला जो भेड़ होती है उससे जो ऊन निकाला जाता है काफी उत्तम किस्म का होता है और इससे बात करें उत्तम किस्म की एक अच्छी क्वालिटी की कालीन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एक अच्छी किस्म की इससे कालीन बनाई जाती है चोखला जो भेड़ होती है उसके ऊन से। तो किस भेड़ की ऊन से उत्तम किस्म की कालीन बनाई जाती है? तो चोखला भेड़ से बनाई जाती है। प्रश्न नंबर अपने सामने 7वां है, किस भेड़ की ऊन अधिक मोटी व निम्न श्रेणी की होती है? ये पूछा गया है, तो अधिक मोटी है, ठीक है, और कहा गया कि निम्न श्रेणी, उत्तम श्रेणी के नहीं है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, अविविस्त्र या मालपुरा। तो ये हमें पूछा गया है कि कौन सी किस प्रकार की है। तो यहाँ अपन बात करें अधिक मोटी और निम्न श्रेणी, ये ऑप्शन रहेगा मारवाड़ी, मेवाड़ी, अविविस्त्र या मालपुरा। ऑप्शन डी है मालपुरा। तो जो मालपुरा भेड़ होती है, मालपुरा जो भेड़ होती है उससे जो ऊन पाई जाती है ये होती है अधिक मोटी। कैसी होती है बात करें तो ये होती है अधिक मोटी, ठीक है, अधिक मोटी होती है और प्लस साथ में ये कैसी होती है? ये निम्न श्रेणी की भी होती है। कैसी होती है? तो ये आपके निम्न श्रेणी की भी होती है। तो ये दो चीजें याद रखने हैं कि मालपुरा जो भेड़ होती है उसकी जो ऊन होती है वो अधिक मोटी होती है और निम्न श्रेणी की होती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां है, किस भेड़ की ऊन नमदे व गलीचे बनाने के लिए काम आती है? तो ये पूछा गया नमदे बनाने, क्या बनाने हैं हमें? नमदे और गलीचे। नमदे और गलीचे बनाने के लिए कौन सी ऊन काम में आ जाती है? मालपुरा, चोखला, अविविस्त्र, मेरिनो। ये 4 ऑप्शन है अपने पास में, तो इसमें रहेगा मालपुरा, चोखला, अविविस्त्र और मेरिनो। तो ये नमदे और गलीचे बनाने के लिए मालपुरा, ऑप्शन ए रहेगा। जो मालपुरा होती है उसका जो ऊन होता है उसका उपयोग किया जाता है नमदे और गलीचे बनाने में। तो मालपुरा जो नस्ल की भेड़ होती है उन भेड़ों से हम नमदे और गलीचे बनाते हैं, तो ऑप्शन ए रहेगा अपने सामने मालपुरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं 9वां प्रश्न, अविवस्त्र भेड़ से कितनी ऊन प्राप्त होती है? तो यहां से अपन बात करें 1 से 3 किलो के बीच में, 2 से 4 किलो, 5 से 6 किलो या फिर है 6 से 7 किलो। तो ये पूछा गया है जो अविवस्त्र, जो अविका नगर टोंग की एक संकरण जाति है ये अविवस्त्र भेड़। तो इस भेड़ की बात करें तो इस भेड़ से कितनी ऊन प्राप्त होती है? ये होती है आपके ऑप्शन बी रहेगा 2 से 4 किलो। कितनी होती है? तो याद रखना 2 से 4 किलो एक बार में जो ऊन कतरन होता है
अविस्त्र भेड़ से वो कितना होता है, तो ये होता है 2 से 4 किलो के बीच में। कितना रहेगा, 2 से 4 किलो के बीच में रहेगा। फिर अपने सामने नेक्स्ट 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न की बात करते हैं कि किस नस्ल की भेड़ की ऊन पतली होती है। ये काफी पतली, किस किस्म की जो ऊन होती है वो ऊन पतली की बात की गई है। अगर ऊन पतला है ना, ऊन जो पतला है तो वो उसकी बात की गई है। ऊन पतली किस्म की होती है, ऊन पतली होती है। ऊन कैसी होती है, पतली होती है। 4 ऑप्शन है अपने पास, अविस्त्र, चोखला, मालपुरा या फिर अविकालीन भेड़। ठीक है, तो इसमें से अगर बात करें तो अविस्त्र, चोखला, मालपुरा, अविकालीन में से अगर अपन देखें तो ऑप्शन डी रहेगा। कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। जो ऊन पतली होती है वो किसकी होती है, अविकालीन। अविकालीन जो भेड़ है उसकी, जो अविकालीन भेड़ की जो नस्ल है उससे जो ऊन आई प्राप्त होती है वो कैसी होती है, काफी पतली होती है। फिर नेक्स्ट देखें तो प्रश्न नंबर 11वां है अपने सामने। प्रश्न नंबर 11वां ये कहता है कि अविकालीन भेड़ से कितनी ऊन प्राप्त होती है। तो यहाँ से अपन अविकालीन की बात करें तो ये होती है 1 ये मतलब एक्चुअल में दे रखा है 1 किलो 13 ग्राम के आसपास, 2 किलो, 3 किलो या 4 किलो। अपन एवरेज माने तो अविकालीन जो भेड़ है वो एक बार में कितना ऊन उत्पादन देती है उसकी बात की गई है। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो या 4 किलो। तो अविकालीन भेड़ से कितनी ऊन प्राप्त होती है, तो ऑप्शन ए रहेगा 1 किलो। कितना रहेगा, 1 से 1.5 किलो रहता है, तो ये 1 किलो वाला ऑप्शन अपना सही रहेगा। फिर बात करें सबसे अधिक ऊन किस नस्ल प्राप्त पाई जाती है, तो ये पूछा गया है सबसे अधिक ऊन की बात कही गई है। ये पूछा गया सबसे अधिक ऊन की बात करें तो चोखला या फिर कराकुलम, मेरिनो, अविकालीन। तो इनमें से बात करें तो ऑप्शन आपके पास में रहेगा सबसे अधिक के लिए ऑप्शन रहेगा मेरिनो। कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा मेरिनो। ये जो मेरिनो भेड़ होती है ये क्या है, आपकी भेड़ है। तो मेरिनो जो भेड़ होती है उसकी जो नस्लें होती है उससे सबसे अधिक ऊन उत्पादन होता है। क्या होता है, सबसे अधिक ऊन उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक ऊन उत्पादन किस नस्ल से होता है, तो मेरिनो नस्ल से होता है। नेक्स्ट अपने पास प्रश्न है 13वां। मेरिनो भेड़ से प्रतिवर्ष कितनी ऊन प्राप्त होती है। तो जो मेरिनो भेड़ होती है उससे प्रतिवर्ष लगभग होता है, अभी हमने पढ़ा कि मेरिनो सबसे अधिक ऊन उत्पादन देती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि सबसे अधिक जो ऊन उत्पादन होती है वो कौन सी नस्ल करती है, तो वो करती है मेरिनो नस्ल। मेरिनो नस्ल कितना ऊन उत्पादन करती है, तो ये करती है आपका 10 kg से 12 kg तक। कितना होती है, 10 से 12 किलो तक। 10 से 12 किलो तक ऑप्शन रहेगा आपका सी। कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा कि मेरिनो भेड़ से प्रतिवर्ष कितनी ऊन प्राप्त होती है। मेरिनो भेड़ से प्रतिवर्ष 10 से 12 किलो ऊन उत्पादन होता है। कितना होता है, 10 से 12 किलो ऊन उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है पेल्ट किस भेड़ से प्राप्त होती है। जो पेल्ट होती है वो किस भेड़ से प्राप्त होती है, कराकुल भेड़, मेरिनो भेड़, चोखला या अविकानगर या अविकालीन भेड़। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है कि पेल्ट किससे प्राप्त होता है। ये होता है आपका कराकुल, किससे होता है, कराकुल भेड़ से। ये ए ऑप्शन रहेगा कराकुल। पेल्ट किससे प्राप्त होती है, तो किस भेड़ यानी कराकुल भेड़ जो नस्ल है उससे पेल्ट प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 15 है कि किस भेड़ से घुंघराले ऊन वाली खाल प्राप्त होती है। घुंघराली ऊन वाली कह सकते हैं अपन इसको, या घुंघराले ऊन वाली खाल प्राप्त होती है। मेरिनो से, चोखला से, सोनाडी से या कराकुल से। तो यहाँ ऑप्शन रहेगा आपके सामने, देखो सोनाडी है, कराकुल है और फिर मेरिनो है। तो जो घुंघराले ऊन वाला जो खाल प्राप्त होती है वो होता है आपका कराकुल नस्ल से। किससे होता है, कराकुल से। कराकुल नस्ल की जो भेड़ होती है उससे, तो ऑप्शन रहेगा घुंघराले ऊन वाली जो खाल प्राप्त होती है वो होती है कराकुल नस्ल की भेड़ से। ये याद रखना, कराकुल नस्ल की भेड़ से प्राप्त होती है। फिर बात करें प्रश्न नंबर 16 है अपने सामने। प्रश्न नंबर 16 है
कौन सी भारवाही नस्ल मध्य प्रदेश में पाई जाती है? ये पूछे कि भारवाही नस्ल तो है, लेकिन वो पूछा मध्य प्रदेश में। देखिए अगर बात करें तो नागौरी, तो ये तो राजस्थान के नागौर की है, ठीक है। अमृतमहल है, फिर होलीकर है, होलीकर कर्नाटक के आंध्र प्रदेश के आसपास की नस्ल है। और इसमें बात करें तो मालवी, तो आप मालवा वाला जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में आता है, मालवा वाला मध्य प्रदेश में आता है। तो जो मालवी नस्ल है वो मध्य प्रदेश में रहेगी। ऑप्शन डी रहेगा मालवी नस्ल। ठीक, कौन सी नस्ल रहेगी? मालवी नस्ल। मालवी नस्ल, मालवी जो नस्ल होती है वो कहाँ की है? तो मालवी जो नस्ल है वो मध्य प्रदेश की। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट अपने सामने प्रश्न है 17वां। भारवाही नस्ल में अमृतमहल नस्ल कहाँ की है? तो अमृतमहल जो नस्ल है वो अपन देखते हैं कहाँ की हो जाएगी, नागौर की, मालवा की, हिसार की या मैसूर की। तो अपन ने बात करी नागौर में, तो कौन सी है? नागौरी, जो कि राजस्थान से संबंध है। नागौरी नस्ल कहाँ से संबंध है? नागौरी नस्ल का संबंध अपना राजस्थान से रहेगा। फिर मालवा, तो कौन सी नस्ल है? मालवी नस्ल। कौन सी नस्ल है? मालवी नस्ल। और मालवी नस्ल का संबंध है आपका मध्य प्रदेश से। किससे संबंध हो जाएगा? मध्य प्रदेश से। ठीक है, इसके बात करें तो हिसार, हिसार है आपका हरियावणी, ठीक है, हरियावणी नस्ल। इसके बाद मैसूर, तो ऑप्शन रहेगा अमृतमहल नस्ल है, ये मैसूर की है। कहाँ की है? मैसूर कर्नाटक की से रहेगा अमृतमहल, अमृतमहल नस्ल। भारवाही नस्ल नागौरी एक नस्ल है, राजस्थान में है। मालवी हरियाणा, हिसार की बात करें तो हरियाणा से संबंधित है। मैसूर है वो आपका अमृतमहल नस्ल के लिए जाना जाता है। तो अमृतमहल नस्ल कहाँ की है? अमृतमहल नस्ल है वो मैसूर की है। कहाँ पे है? मैसूर कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां है। गाय की कौन सी भारवाही नस्ल कर्नाटक के मैसूर में पाई जाती है? तभी अपने पढ़ा। तो हाँ, उसके अलावा भी पूछा गया है यहाँ पे कि गाय की कौन सी नस्ल। देखो यहाँ से बात करें तो अमृतमहल का संबंध भी कहाँ से है? मैसूर से है। अमृतमहल का संबंध भी कहाँ है? तो अमृतमहल का संबंध भी मैसूर से है। इसके बाद और कर्नाटक के मैसूर से है तो होलीकर है, हिसार है, खिलेरी है या रेडुवन है। तो इसमें बात करें ये होलीकर है। कौन सी रहेगी? ऑप्शन ए रहेगी होलीकर। तो कर्नाटक के जो मैसूर में कौन सी है? तो कर्नाटक के मैसूर में होलीकर भी है। कौन सी है? होलीकर प्लस अभी हमने जो पढ़ी है वो है अमृतमहल। कौन सी रह जाएगी अपनी? अमृतमहल। ये दोनों की दोनों नस्ल, ठीक है, ये भी भारवाही है और ये भी भारवाही है। ये दोनों की दोनों जो नस्लें हैं आपकी होलीकर और साथ में है अमृतमहल, ये कर्नाटक के मैसूर से संबंध रखती है। फिर नेक्स्ट है खिलेरी भारवाही नस्ल किसकी है? तो इसको इसको इस तरह से भी लिखा जाता है खिलारी, है ना, खिलारी नस्ल, या फिर इसको कहते हैं खिलेरी नस्ल। ठीक है, इसको कहते हैं खिलेरी या खिलारी नस्ल। ये खिलारी जो नस्ल है वो किसकी है? भैंस की है, बकरी की है, गाय की है या ऊंट की है? पूछा गया है भैंस, बकरी, गाय, ऊंट। तो खिलारी जो नस्ल है वो गाय की है। किसकी है? गाय की। बता सकते हैं अपन कि खिलेरी नस्ल या खिलारी जो नस्ल है वो किसकी है? तो ऑप्शन सी रहेगा, गाय की एक नस्ल है खिलारी। फिर बात करें प्रश्न नंबर 20वां है। खिलेरी नस्ल पाई जाती है सोलापुर में, हिसार में, फिरोजपुर में या बड़ौदा में। तो खिलेरी जो नस्ल है वो सोलापुर है, हिसार है या फिर फिरोजपुर है या बड़ौदा में। तो ये पाई जाती है खिलेरी जो नस्ल है वो आपके हिसार के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हिसार में। फिर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है थार पारकर नस्ल कहाँ पाई जाती है? थार पारकर जो नस्ल है वो जोधपुर और जैसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, अलवर। तो जो पाकिस्तान से जो जिले सटे हुए अपन बात करें पश्चिमी राजस्थान, मुख्य रूप से बात करें पश्चिमी राजस्थान में थार पारकर, थार पाकर नहीं, ये थार पारकर है एक्चुअल में। तो थार पारकर नस्ल पाई जाती है तो वो पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, जैसलमेर कहाँ पाई जाती है? तो जोधपुर और जैसलमेर में। तो ये पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं थार पारकर, ठीक है, थार पारकर। और साथ में कौन सी है? तो अच्छा, थार पारकर एक ही है, तो थार पारकर नस्ल है वो कहाँ पे है? जोधपुर और जैसलमेर, इन दो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। फिर बात करें प्रश्न नंबर 22वां है। ओंगल नस्ल पाई जाती है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर बात करें हरियाणा।
तो ओंगल जो नस्ल है वो कहाँ की है? राजस्थान की नहीं है, ठीक है, गुजरात की नहीं, हरियाणा की नहीं, आंध्र प्रदेश की है। किसकी है? ये आंध्र प्रदेश की नस्ल है। ऑप्शन बी रहेगा अपने पास ओंगल नस्ल। जो आपके ओंगोल ओंगोल नस्ल है ये कहाँ की है? तो ये जो नस्ल है वो कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की नस्ल है ओंगोल। नेक्स्ट प्रश्न है अपने सामने, कौन सी भारवाही नस्ल हरियाणा में पाई जाती है? हिसार, अमृतमहल, खिलारी या थारपारकर? ठीक है, तो अमृतमहल हमने पढ़ा कर्नाटक की है, थारपारकर राजस्थान की है, खिलारी कहाँ की हो जाएगी? तो ये अपन ने पढ़ा अभी हिसार के साइड में, और यहाँ अपन रहेगा हरियाणा। ये पूछा गया स्पेशली हरियाणा में। तो जो हिसार नस्ल है, कौन सी? हिसार, तो ये हरियाणा में रहेगा। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे एक प्रश्न किया था अपन ने इससे रिलेटेड, ये वाला प्रश्न देख सकते हैं आप कि हाँ ये वाला, नागौर राजस्थान से, मालवी मध्य प्रदेश से, हिसार से हरियाणा, हरियाणा से हिसारी नस्ल, और मैसूर अमृतमहल नस्ल। तो यहाँ से यही प्रश्न पूछा गया है कि ये हो गया प्रश्न आपका कि हाँ कौन सी नस्ल हरियाणा में है? तो हिसार वाली रहेगी। कौन सी रहेगी? हिसार नस्ल। 23वां प्रश्न है ये। फिर प्रश्न नंबर 24 है अपने सामने, नर्मदा नदी घाटी में पाए जाने वाली द्विकाजी नस्ल दो काम के लिए काम आती है, बोझा ढोने के लिए, भार ढोने के लिए, और दूध उत्पादन के लिए भी काम आती है। तो वो है हरियाणा, कोसी, खलारी या निमाड़ी। तो ये पूछा गया नर्मदा घाटी में पाए जाने वाली द्विकाजी दो काम के लिए उपयोग में आती है, वो है आपकी निमाड़ी। कौन सी रहेगी? ऑप्शन डी रहेगा निमाड़ी। ठीक है, नर्मदा घाटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो अपन बात करें नर्मदा नदी घाटी में जो बसे हुए क्षेत्र हैं उनमें विशेष करके पाई जाती है। द्विकाजी है, भार ढोने के लिए भी काम आती है और साथ में दूध उत्पादन के लिए भी काम आती है ये। प्रश्न नंबर लास्ट आज का अपना प्रश्न है, गाय लाऊ नस्ल है, गाय लाऊ नस्ल है, तो गाव है ना, गाव लाऊ नस्ल है, गाय की, भैंस की, भेड़ की या बकरी की। तो ये नस्ल किसकी है? तो ये प्रश्न नंबर 25 का अपना अंतिम प्रश्न है आज का। ए ऑप्शन है, गाव लाऊ नस्ल है गाय की। किसकी रहेगी? गाय की। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार आज हमने जो पशु परिचय बढ़ती है पार्ट बी है पशुपालन, उससे संबंधित जो अपनी 7वीं क्लास थी ऊन, कतरन और भार ढोने वाले प्रमुख नस्लों को अपन ने इस प्रकार आज कवर कर लिया है अच्छे से। और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर भी कर दे, और पहली बार देख रहे हैं चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है और नोटिफिकेशन भी ऑन करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शेयर जरूर कर दे वीडियो को, और लाइक शेयर भी करना ही है आपको, साथ में सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।